तो इस सीरीज के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सज धज के तैयार हो रहा होता है। अब हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जुन है और इसने अपने कॉलेज के बीच में ही ड्रॉप आउट ले लिया था और ये अभी अनएम्प्लॉयड है। हम देखते हैं कि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये बोलता है कि जैसे ही आज मेरा नौकरी लग जाएगा वैसे ही जाकर मैं अपनी डार्लिंग मेमे को प्रपोज कर दूंगा। ये यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है कि तभी हम इसके पीछे देखते हैं जहाँ एक बंदा लेटा हुआ होता है। वे इसे चिल्लाते हुए बोलता है कि घर आने वक्त मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना। अब हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कच्चे में है और जो इसका दोस्त है वे भी कच्चे में है। और यहाँ पर देख के यही पता चलता है कि हमारी मेन कैरेक्टर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने पैंट्स को पहनते हुए बोलता है ठीक है मैं ले आऊंगा। अब इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर एक टकला बंदा मना करते हुए कह रहा होता है कि नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। हम यहाँ पर किसी भी ऐसे बंदे को जॉब में नहीं रखते जिसकी की हाइट 180 सेंटीमीटर से कम हो। अब हमें जैसे ही इस बंदे को दिखाया जाता है हम देखते हैं कि इस बंदे की हाइट बहुत ही ज्यादा होती है जिसके की सामने हमारा मेन कैरेक्टर बच्चा लग रहा होता है। अब इसे रिजेक्शन खाने के बाद मेन कैरेक्टर कंपनी के बाहर रोते हुए बोलता है आखिरकार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने इतनी जगह जॉब के लिए ट्राई किया लेकिन मुझे हर जगह रिजेक्ट ही कर दिया गया। आखिरकार मेरे में कमी क्या है। ये जालिम दुनिया मुझे नहीं जीने देगी। अब ये ऐसे ही रोते हुए अपने मोबाइल को चेक करता है और मोबाइल को चेक करते ही इसकी हालत यहाँ पर और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इसने यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को देखा होता है जहाँ पर कि इसके पास सिर्फ 15 रुपए बचे होते हैं। ये इस बैलेंस को देखते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही रुपए बचे हुए हैं कि मैं सिर्फ एक हैमबर्गर खा सकता हूँ, वे भी सिर्फ इस दोपहर में। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खा सकता। कि तभी अचानक से इसके फोन में एक न्यू मैसेज आता है जो कि इसके डार्लिंग यानी इसके क्रश ने भेजा हुआ होता है। यहाँ पर उसके मैसेज को देखकर बहुत ही ज्यादा बावला हो जाता है पर जैसे ही मैसेज खुलता है हम इसकी गर्लफ्रेंड को किसी और बंदे के साथ देखते हैं। यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड ने वैलेंटाइन का पोस्ट डाला होता है जिसका की नोटिफिकेशन मेन कैरेक्टर के पास भी आया है और इस फोटो के नीचे लिखा हुआ होता है कि भले ही ये दुनिया खत्म क्यों ना हो जाए लेकिन मेरे लिए मेरी बॉयफ्रेंड की प्यार कभी नहीं कम होगी। अब इस लाइन को जैसे ही मेन कैरेक्टर पढ़ता है ये यहाँ पर चिल्लाने लगता है और उस बंदे को गरियाते हुए कहता है कि आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने की। और इतना कहकर ये गुस्से में अपने फोन को जमीन पर पटक देता है और पटकने के बाद बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। आखिरकार इस लाइफ में मेरी ही क्यों लगी पड़ी है। अब जब इसका मोबाइल टूट जाता है तभी इसे होश आता है जिसके बाद ये रोते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड मेरा लास्ट मोबाइल भी यहाँ पर टूट गया। मेरे पास तो यहाँ पर पैसे भी नहीं बचे हैं जिससे कि मैं इसे रिपेयर करा सकूं। अब हमें इसके मोबाइल को दिखाया जाता है जहां इस मोबाइल के चीथड़े उड़ चुके थे और तभी यहाँ पर पानी भी पड़ने लगता है। अब इस बारिश में हम एक मोबाइल शॉप को देखते हैं जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है। शॉपकीपर यहाँ पर मोबाइल को देखते हुए बोलता है कि इस फोन को बनाने के लिए 200 रुपए लगेंगे। मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है लेकिन इतना लगेगा ही। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम थोड़ा सा सस्ता नहीं कर सकते। ये शॉपकीपर फोन को देखते हुए बोलता है कि तुम इस तरीके से कहना बंद करो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इसे बनाने में कितना रुपए लगेगा। कि तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास सिर्फ अभी 15 रुपए बचे हुए हैं, अगर इतना ही में हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। तभी इस बात को सुनकर शॉपकीपर की सटक जाती है और ये मोबाइल को मेन कैरेक्टर के मुंह पे देके मारता है और बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अब हम बारिश का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर भीगते हुए जा रहा होता है। यहाँ पर भीगते हुए कह रहा होता है कि इस फोन की तरह मेरी जिंदगी भी टूट चुकी है और जहाँ पर कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार इसके पास्ट में इसके साथ क्या क्या हुआ है। ये बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स एक झगड़े के कारण एक दूसरे से डिवोर्स ले लिए और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उन दोनों में से किसी ने भी मुझे अपने साथ नहीं रखा और मुझे सिर्फ 100 रुपए देकर मुझे अकेला छोड़ दिया। अब ये दुख दर्द बताते हुए मेन कैरेक्टर एक शॉप के पास पहुंच जाता है जहाँ पर जाकर ये बोलता है कि हे डूड मुझे 2 हैमबर्गर दे दो। और फिर से ये अपने टूटे हुए फोन को देखते हुए बोलता है कि लोग कहते हैं कि जो पैसा है वे किसी की भी भूख को खत्म कर सकता है और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अकेला हूँ और मेरे पास खाना खाने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। और ये सब कहते हुए ये अपने फोन के बैक कवर को खोलता है जहाँ पर कि 100 रुपए रखे हुए होते हैं और ये इस पैसों से उन बर्गर को लेके यहाँ से जाने लगता है। अब ये अपने बर्गर को लेके यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसका फोन बजने लगता है। अब ये जैसे ही अपने फोन को देखता है इसे पता चलता है कि ये तो एक अननोन नंबर है। अब ये फोन को उठा के बोलता है कि हाँ हेलो कौन। कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अरे मैं तुम्हारा ग्रैंडपा। अब इस बात को सुनते ही मेन कैरेक्टर का यहाँ पर सटक जाता है जिसके बाद ये फोन पर बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगता है। अब गाली देने के बाद ये तुरंत ही फोन को काट देता है जिसके बाद ये गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आजकल सभी लोग मुझे परेशान ही करने में लगे हैं। आखिर सभी लोगों की परेशानी क्या है। कि तभी दोबारा से उसी नंबर से फोन आने लगता है जिसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहोगे। लगता है कि आज मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। वैसे ही आज मेरा सुबह से पूरा मूड खराब है, चलो अब मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकालूंगा। जिसके बाद ये फोन को उठाने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या
क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम साइकोपैथ हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा से फोन करने की? आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मुझे परेशान करना क्या इतना ज्यादा आसान है? चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन परेशान होता है। कि तभी उसका ग्रैंडफादर उधर से खांसते हुए बोलता है कि मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ और मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बाकी है। लिटिल बैन, मैं सच में तुम्हारा ग्रैंडफादर ही हूँ। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर शांत हो जाता है और कहता है कि क्या लिटिल बैन, जिसके बाद ये अपनी पुरानी मेमोरी को याद करने लगता है और वाकई में लिटिल बैन कोई और कहने वाला नहीं, इसका ग्रैंडफादर ही था। वे इसे इसी नाम से बुलाया करते थे और ये किस तरीके से अपना बचपन अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताया करता था और इससे कहा करते थे कि कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हें मजे कराने के लिए ज़ू में ले जाऊं। मेन कैरेक्टर कहता है कि वाकई में मेरे ग्रैंडफादर ही मुझे इस नाम से बुलाया करते थे। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि वाकई में तुम मेरे ग्रैंडफादर हो। इसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ, मैं वाकई में तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। तुमसे कांटेक्ट करना मेरे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, पर अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बाकी और अंत में मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। मैं लास्ट में तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपने आखिरी वक्त में कम से कम तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर मेन कैरेक्टर इस पर उदास होते हुए बोलता है कि क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? पर आखिरकार आप उस वक्त कहाँ चले गए थे जब मैं बचपन में अनाथों की तरह घूमा करता था? क्या आपको उस वक्त मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई थी? तो इस पर इसका ग्रैंडपा माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं अपने आखिरी वक्त पर तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे मजाक करने में लगे हुए हो? मेरे यहाँ पर रिलेटिव में अभी कोई भी नहीं है और तुम ये ध्यान रखना कि तुम दोबारा से फ्यूचर में मुझसे कभी भी कांटेक्ट ना करो। कि तभी इसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं मेरे जिंदा रहने के लिए। तो इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या अब तुम मेरे साथ इमोशनल प्लॉट खेलने लगे? तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा चालाक हो ओल्ड मैन। तुम इस बात का ध्यान रखो कि मैं वाकई में कभी भी तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। कि तभी इसका ग्रैंडफादर आगे बोलता है कि लिटिल बैन, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया है कि मैं तुमसे सिर्फ मिलना चाहता हूँ। असल में मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने ये तुम्हें बात नहीं बताया है कि मैं बता दूं कि मेरे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स है जिसकी की कीमत हंड्रेड्स ऑफ मिलियन है और मैं यहाँ पर बस ये चाहता हूँ कि तुम उन सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लो। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था जब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपने आखिरी समय में तुमसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसे तुम्हें देना चाहता हूँ। अब जैसे ही मेन कैरेक्टर इन सभी बातों को सुनता है, ये अचानक से रुक जाता है और इसके जितने हाथ पैर होते हैं वे कपकपाने लगते हैं और फिर अचानक से ये खुशी में चिल्लाने लगता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर, मैं आ रहा हूँ। मेरे प्यारे ग्रैंडफादर, मुझे बताइए कि आखिर कहाँ पर आना है, मैं अभी तुरंत ही वहाँ पर आ रहा हूँ। मैंने आपको बहुत ही समय से नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर एक बहुत ही महंगे हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ पर ये रिसेप्शन के पास जाते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं? जहाँ पर इसे बता दिया जाता है। अब ये एक रूम के बाहर जाकर अंदर देखने लगता है। हम सामने रूम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होता है और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर कहने लगता है कि इनकी जो हार्ट बीट है वे धीरे धीरे कर कम होती जा रही है और इनके पास बहुत ही ज्यादा कम समय बाकी है जो कि ये यहाँ पर जिंदा रहेंगे। हमने जो यहाँ पर अपने एडवांस मशीन से कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से ये अपने अंतिम समय में सिर्फ 10 ही वर्ड बोल सकते हैं। अब इनकी बातें बाहर से हमारा मेन कैरेक्टर भी सुन रहा होता है और ये उस बूढ़े को देखते हुए बोलता है कि क्या ये वाकई में मेरा ग्रैंडफादर है? तभी हम फिर से उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि हमें इस ओल्ड मास्टर को ये परमिशन दे देनी चाहिए कि वे अपने लास्ट वर्डों को कैसे कहना चाहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लॉयर भी होता है। वे बोलता है कि हाँ, मैं आपके लास्ट विल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं उसे लिख दूंगा। कि तभी ये बुढ़ा बोलता है कि आखिरकार वे लिटिल ब्रैट कहाँ पर है? ये इतना कहता ही है कि तभी अचानक से आकर कोई इसका हाथ पकड़ लेता है और वे बंदा कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मैं वाकई में यहाँ पर लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। आपका जो ग्रैंडसन है वे यहाँ पर लेट आने के लिए आपसे माफी मांगता है। तभी ये बूढ़ा भी इसे देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद ये अपने आखिरी वर्ड को बोलते हुए कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, तुम मेरे सिर्फ ओनली ग्रैंडसन हो और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देता हूँ। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ये बोलता है ठीक है, मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए तैयार हूँ, आप उन सभी चीजों का बोझ मुझ पर देकर जा सकते हैं। कि तभी पीछे से डॉक्टर बोलता है कि ओल्ड मैन, आपने अपने 3 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से एक्टिंग कर रहा होता है। ये बोल रहा होता है कि ग्रैंडफादर, आप इस जिम्मेदारी को मुझ पर छोड़ सकते हैं। कि तभी इसका ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही मैंने उन सभी कंपनीज के शेयर किसी और को दे दिया है और मैंने किसी और बंदे को उसका चेयरमैन भी बना दिया है। अब इस बात को सुनते ही मेन कैरेक्टर के यहाँ पर पूरा मूड खराब हो जाता है और ये तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर का हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद ये अपने कोट को ठीक करते हुए बोलता है ठीक है, आज के लिए मैंने बहुत कर लिया और मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। अब इसके यहाँ से जाने से डॉक्टर और वकील रोकने लगते हैं। कि तभी ग्रैंडफादर आगे बोलता
बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं तुम्हें इतनी ज्यादा कंपनी मैनेज करने के लिए दे दूंगा तो तुम्हें उसे हैंडल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ विलास को छोड़ दिया है जिसकी की कीमत हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस है, तो तुम उन सभी को इनहेरिट कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हो। अब ये बात सुनने ही थी मेन कैरेक्टर फिर से आकर अपने ग्रैंडफादर से चिपक जाता है और फिर से एक्टिंग करते हुए बोलता है कि ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। कि तभी पीछे से वकील बोलता है ठीक है, मैंने ये सभी को लिख लिया है और ओल्ड मैन आपके पास अब सिर्फ 3 वर्ड बाकी है बोलने के लिए। अब इस बात को सुनते ही मेन कैरेक्टर और उसका ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। कि तभी वे वकील फिर से आगे बोलता है कि अब इसके साथ सिर्फ तुम 2 ही वर्ड बोल सकते हो। तभी इस 2 सेंटेंस के बारे में सुनकर जो ये बूढ़ा होता है इसमें पता नहीं कहां से बहुत ज्यादा जान प्राण आ जाता है और तुरंत ही अपने बिस्तर पर बैठकर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी बात को शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर तुम उन विलास को इनहेरिट करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उन विलास में जाना होगा और उन विलास में जो 6 किराएदार रहती है उन सभी के साइन लेने होंगे जिन्होंने की मेरा ख्याल रखा था। तुम्हें उन सभी के परमिशन लेने होंगे जिसके बाद कि तुम उन सभी विलास को इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर तुम्हें सीधे वर्ड में बताऊं तो तुम्हें उन विलास में जाना है और उन 6 लड़कियों के साइन लेने हैं जिसके बाद कि तुम उन विलास को इनहेरिट कर सकते हो। और उन 6 लड़कियों के साइन क्यों लेने हैं मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम बचा है जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें वे सब एक्सप्लेन करूँ। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और हम उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि यहाँ पर धीरे धीरे कर गिरने लगते हैं क्योंकि सच में इस बूढ़ा ने एक ही सांस में इन सभी शब्दों को कहा होता है और ये यहाँ पर मरते हुए अपने आखिरी वर्ड पर कहता है कि मैं वाकई में मरने के लायक हूँ मेरे ग्रैंडसन, जाओ और तुम मेरी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लो। और इतना कहकर ये बूढ़ा यहाँ पर गिरकर मारा जाता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जो जिंदगी है मुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे पास भी कुछ ऐसा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। ग्रैंडफादर सच में जो आपकी प्रॉपर्टी से मैं जाकर उसे इनहेरिट करूंगा, मैं आपका लास्ट ग्रैंडसन जाकर आपकी सारी प्रॉपर्टी को ले लूंगा। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर ये अपने विला के बाहर आ जाता है और बाहर से अपने विला को देखते हुए कहता है कि क्या ये वही विला है जिसे कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए छोड़ा है और आखिरकार वे 6 ऐसे कौन से किराएदार हैं जिन्होंने की मेरे ग्रैंडफादर का ख्याल रखा था। शायद वे सभी भी मेरे ग्रैंडफादर की तरह बूढ़ी होंगी। सच में मेरे ग्रैंडफादर के भी अलग ही चोचले हैं, लेकिन इससे मुझे क्या, मुझे तो बस जाकर उन सभी के साइन लेने हैं जिसके बाद जो ये विला होगा वे मेरा हो जाएगा। अब ये सब सोचते हुए मेन कैरेक्टर जैसे ही अंदर आता है इसे म्यूजिक की आवाज आने लगती है, वे भी एक पार्टी वाला म्यूजिक, इसके साथ कुछ और आवाजें भी आ रही होती है कि कैसे तुम्हें अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीना चाहिए, वे भी बिना किसी रिग्रेट्स के। अब हमारा मेन कैरेक्टर उसे म्यूजिक की आवाज की ओर चलने लगता है और चलते हुए यार्ड पर पहुंच जाता है। पर ये जैसे ही यार्ड को देखता है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये अपने सामने देखता है कि सामने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि यहाँ पर पूल पार्टी कर रही हैं, मतलब कि यहाँ पर 6 बूढ़ियां नहीं 6 खूबसूरत लड़कियां हैं। तभी इन सभी का भी ध्यान मेन कैरेक्टर की ओर चला जाता है। अब इन सभी को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर बूढ़ियां क्यों नहीं है, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर जो 6 लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे वे ये सब है। कि तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि देखो एक और परवट स्टॉकर यहाँ पर आ गया है हम लोग का पीछा करते हुए। टॉमी आखिरकार तुम कहाँ पर हो, जाओ और इसे काट कर यहाँ से भगा दो। अब हम एक कुत्ते को देखते हैं जो कि इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। अब उससे बचने के लिए मेन कैरेक्टर यहाँ पर डिफेंस पोजीशन में आ जाता है। हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है कि तुम्हें बिना परमिशन किसी के घर में घुसने की सजा दी जाएगी। हम उस कुत्ते को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिससे कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब हम उस कुत्ते का निशाना देखते हैं जो कि कुछ और नहीं मेन कैरेक्टर का प्राइवेट पार्ट होता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि एक जगह इकट्ठा होती है और ये सभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर से बात करने के लिए तैयार हो गई थी और हमें फिर से ये बताया जाता है कि यही सब है इस घर में रहने वाली किराएदार। अब हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ पर इन सभी ने इसे लंगा कर दिया था। ये यहाँ पर रोते हुए कह रहा होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, आखिरकार तुम सभी मेरे बात को क्यों नहीं समझ रही हो। हम उन सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही होती और चुपचाप मेन कैरेक्टर को घूर रही होती है। कि तभी वही काले वाली लड़की फिर से आगे बढ़ती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम हमें यहाँ पर ये चुपचाप बता दो कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। कि तभी पीछे से पीले बाल वाली लड़की भी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड देती हूँ तुम्हें अपने बारे में बताने के लिए। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इन सभी को एक बहुत ही अजीब नजरों से घूरता है, जिसके बाद ही अपने मन में हंसते हुए बोलता है कि ये सभी की सभी लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन इन सभी को दुनियादारी के बारे में नहीं पता। और तभी अचानक से अपनी सारी की सारी रस्सियों को तोड़ देता है और बोलता है कि तुम सभी की सभी चूजों मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम सभी को आखिर क्या लगता है कि तुम सभी कौन हो? मैं इस विला का रियल ओनर हूँ और अब मैं ये विला तुम सभी से वापस लेने के लिए आया हूँ।
हूँ। अब मेन कैरेक्टर के इस रूप को देखकर ये सभी लड़कियां यहाँ पर घबराने लगती हैं। ये डराते हुए आगे बोलता है कि तुम सभी को ऐसा नहीं लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर चुपचाप साइन कर निकल जाना चाहिए। तुम सभी के लिए यही अच्छा होगा कि तुम सभी चुपचाप यहाँ पर साइन करो और मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। और तभी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि एक लड़की आकर मेन कैरेक्टर के पैर को पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और वैसे ही जो बाकी सभी भी लड़कियां होती हैं वे भी एक एक कर माफी मांगने लगती है। अब अगले ही पल हम देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। मतलब ये सभी सिर्फ इसका ख्याली पुलाव था। अब ये सब सोचकर मेन कैरेक्टर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि तभी अचानक से एक लात आकर इसके मुंह पर लगता है। और ये किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मेन कैरेक्टर उड़ते हुए जाकर एक टेबल से टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि ये लात मारने वाली वही पीले बाल वाली लड़की है। वे कहती है कि तुम्हारे 10 सेकंड अब पूरे हो चुके हैं। अब अगले ही पल मेन कैरेक्टर को घर से उठाकर फेंक दिया जाता है। अब इसे मेन कैरेक्टर के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये अपने कपड़े पहनते हुए कहता है आखिर तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर से मुझे बाहर निकालने की। इतना कहते हुए ये अपनी जेब से उस कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालता है जो कि इसके ग्रैंडफादर ने दिया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इसे हार्ड तरीके से करना होगा। जिसके बाद मेन कैरेक्टर बैडस तरीके से घर के दरवाजे को खोलकर घर के अंदर जाता है और फिर सभी को उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए कहता है कि सभी के सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है वे मेरे ग्रैंडपा के द्वारा मुझे इनहेरिट करवा दी गई है और जो तुम लोग हो वे सिर्फ यहाँ के किराएदार हो, तो इसीलिए अब चुपचाप तुम सभी यहाँ से निकल जाओ। अब मेन कैरेक्टर इसी तरीके से चिल्ला रहा होता है लेकिन कोई भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। और तभी अचानक से मेन कैरेक्टर के सामने एक लात आकर रुकती है जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हम देखते हैं कि ये वही पीले बाल वाली लड़की है। वे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे म्यूजिक को खराब कर रहे हो। मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है कि मिस क्या तुम मेरी एक्सप्लेनेशन को थोड़ी देर सुन नहीं सकती हो, हम यहाँ पर बैठकर भी बात कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर की यहाँ पर साड़ी अकड़ निकल जाती है जिसके बाद यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वे मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा मुझे दे दी गई है जो कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ देख सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उनके हाउस को उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए आ चुका हूँ। तभी उनमें से एक लड़की इस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहती है कि हाँ ये सही कह रहा है। तभी मेन कैरेक्टर एक पेन को निकालते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, लेकिन मुझे इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए तुम जितनी भी 6 लड़कियां हैं उनकी साइन की जरूरत होगी। इस साइन से ये पता चलेगा कि तुम सभी 6 लड़कियां अपनी इच्छा से यहाँ से जा रही हो। और तुम सभी इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम सभी की रेंट की जितने भी डिपॉजिट है मैं उन सभी को वापस कर दूंगा। तभी इस बात को सुनकर जब वे लड़की होती है वे मेन कैरेक्टर के हाथ से पेन को ले लेती है। अब ये देखते ही मेन कैरेक्टर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार चलो ये शुरू हुआ, जब ये लड़कियां साइन कर देंगी तो जो ये मेंशन होगा वे मेरा हो जाएगा। लेकिन तभी जो वे लड़की होती है वे पेन को दूर फेंक देती है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वे लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर देना, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं साइन करना भूल चुकी हूँ। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर का यहाँ पर कट जाता है। ये बोलता है कि क्या आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपना नाम लिखना कैसे भूल सकती हो, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ मत बताओ। कि तभी एक और लड़की उठते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि हम ये घर तुम्हें नहीं देना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है जो कि मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा मुझे दे दी गई है। तो आखिरकार तुम सभी यहाँ से क्यों नहीं निकल जाती? मैं तुम सभी को कितना अच्छा मौका दे रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ पर साइन करके निकल जाने का, तो आखिरकार तुम सभी मेरी बातें क्यों नहीं समझती? तुम सब ये नहीं जानती हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। कि तभी पीछे से एक और लड़की कहती है कि क्या तुम्हें जो करना हो कर लो, क्या तुम इस बेकार से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो? कि तभी पहले वाली लड़की बोलती है कि क्या मोमो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़की मोमो बोलती है कि हम सभी के पास भी यही सेम कॉन्ट्रैक्ट है। मेन कैरेक्टर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हम सामने मोमो को देखते हैं जो कि उन सभी को उनके कॉन्ट्रैक्ट दे रही होती है। अब अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक लड़की पढ़ते हुए बोलती है कि जिस रूम में तुम रहती हो वही रूम और उसमें जितनी भी सामानें हैं वे तुम्हारा ही रहेगा जब तक कि तुम अपनी इच्छा से साइन कर उसे किसी और को ना दे दो। अब सभी की सभी लड़कियां उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे करते हुए कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा मरने से पहले हम सभी को ये देकर गए हैं, चलो अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम हम लोग का क्या बिगाड़ लोगे। अब ये सब देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और ये बेचारा यहाँ पर सदमे में चला जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरे ग्रैंडफादर ने इन सभी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान था। ये इन सभी से पूछता है कि आखिरकार इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कि तभी फिर से वे काले बाल वाली लड़की आगे आते हुए कहती है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक कि हम 6 के 6 उस पर साइन नहीं कर देंगे तब तक कि तुम्हें ये विला नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हारा इस विला से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये फिर अपने पीछे वाली लड़की से कहते हैं कि कैसा होगा सिस्टर, हम इसके बारे में इसे अच्छे से समझा दे। तो इस पर पिंक बाल वाली लड़की कहती है कि इसे समझना
बहुत ही ज्यादा आसान है कि जिस तरीके से हमारे प्राइवेट विला में घुस चुका है, हम इस पर किसी के घर में बिना पूछे घुसने का इल्जाम लगा सकते हैं और इसे अच्छा खासा फंसा सकते हैं। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर शॉक्ड होता है और तभी इसके पसीने छूटने लगते हैं और अगले ही पल फिर से इसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से यहाँ पर बारिश भी होने लगता है और जहाँ पर मेन कैरेक्टर बारिश में भीग रहा होता है और ये यहाँ पर उदास होते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, सच में आपने मेरे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ा कर दी है, पर शायद आपको ये बात नहीं पता है कि मैं एक ऐसा मैन हूँ जो कि कभी भी परेशानियों से गिव अप नहीं करता। आपको क्या लगा था कि अगर आप ये सब कर देंगे तो मैं हार मानकर चुपचाप बैठ जाऊंगा? यहाँ पर सिर्फ कुछ आधी दर्जन लड़कियां हैं जिसे कि मैं ऐसे ही देख लूंगा। ये चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। अब ये जैसे ही चिल्लाता है हम देखते हैं कि इसका मुंह सूजा हुआ है, मतलब उन लोगों ने इसकी अच्छी खासी खातिरदारी की है। ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि देखो मैं तुम लोगों से कैसे निपटता हूँ। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपने अपार्टमेंट में आ गया होता है। हम मेन कैरेक्टर के दोस्त को देखते हैं जो कि यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी इसकी आंखें खुलती है और ये अपने सामने मेन कैरेक्टर को उसके सूटकेस के साथ देखता है। तभी मेन कैरेक्टर यहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना रितियान, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वे बंदा हैरान होने की जगह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये यहाँ पर करना क्या चाहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक मिनरल बॉटल लेता है और एक गिलास लेता है। ये यहाँ पर उसमें पानी भरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फेयरवेल लेने के लिए आया हूँ और इतना कहते हुए यहाँ पर रो रहा होता है। तभी ये सीरियस टोन में कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैं रियल वाइन नहीं ले पाया, लेकिन हम इस मिनरल वाटर को पीकर अपनी आखिरी गुड बाय कर सकते हैं। लेकिन जो इसका दोस्त होता है वे कितना हरामी होता है, वे यहाँ पर सो गया होता है। उसे मेन कैरेक्टर की किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब इससे मेन कैरेक्टर का यहाँ पर पोपट हो जाता है, जिसके बाद ये गुस्से में आकर उस पानी को गिरा देता है। जिसके बाद ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि गुड बाय रितियान, ये जो जगह है अब मैं तुम्हें देता हूँ और अब तुम यहाँ पर चैन से रह सकते हो। अब इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम फिर से उसी मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर फिर से मेन कैरेक्टर आ गया होता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ अपने घर को वापस लेने के लिए। अब ये जैसे ही दरवाजे को खोलता है ये सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है। जिसके बाद ये चुपके से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर चारों तरफ देखने लगता है। ये यहाँ पर किचन, बालकोनी, हर जगह को चेक करता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। तब यहाँ पर चेक करते हुए मेन कैरेक्टर की नजर एक फोटो पर जाती है जिसमें कि इसके ग्रैंडफादर और वही 6 लड़कियां होती हैं। ये इस फोटो को देखते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे ग्रैंडफादर इन 6 लड़कियों के साथ क्यों रहते थे, मुझे ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अब इसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ जाता है और चलते हुए एक कमरे के बाहर आ जाता है जहाँ कमरे के बाहर लिखा हुआ होता है कि वू मिंगलियन। इस कमरे को देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि छी ये कमरा कितना ज्यादा गंदा है और ये क्या अजीब अजीब सी चीजें जमीन पर पड़ी हुई है। जिसके बाद ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि सच में इनका कमरा कितना ज्यादा गंदा है। तभी यहाँ से आगे जाने के बाद इसे एक और रूम मिलता है जिसके बाहर जुनगुओ लिखा होता है। ये उस रूम को देखते हुए बोलता है कि ये रूम तो मेरे ग्रैंडफादर का है, चलो अब से मैं यहीं पर रहूंगा। ये यहाँ पर रूम के गेट को खोलते हुए बोलता है कि अगर मुझे उन 6 लड़कियों की साइन को लेना है तो मुझे यहीं पर रहकर उनका सामना करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर जैसे ही कमरे में घुसता है ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए सीधे जाकर बेड पर कूद जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही इस पर गिरता है इसे तकिए के नीचे एक लेटर मिलता है। ये इस लेटर को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद ये उठकर अपने चारों ओर देखने लगता है। हम चारों तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेडीज की फिगर होते हैं और भी बहुत सारा सामान पड़ा होता है जो कि फिल्म से रिलेटेड होता है। मेन कैरेक्टर ये सब को देखते हुए बोलता है कि सच में ये एंटिक्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब मेन कैरेक्टर ये सब देखकर जैसे ही पीछे मुड़ता है इसे एक खिड़की दिखता है। अब ये जैसे ही खिड़की के बाहर देखता है इसे वही स्विमिंग पूल दिखता है, लेकिन वे सब लड़कियां वे स्विमिंग पूल में भी नहीं थी। अब उन सभी को वहाँ पर भी ना देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फायदा उठा सकता हूँ। अब इतना बोलकर ये अपने सारे के सारे कपड़े को उतार लेता है और तेजी से जाकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। ये यहाँ पर अलग अलग पोज मारते हुए गिर रहा होता है, पर जैसे ही ये स्विमिंग पूल में गिरता है पता चलता है कि स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं है। ये बेचारा यहाँ पर अपना पिछवाड़ा पकड़कर बैठ जाता है जिससे कि बेचारे का पिछवाड़ा टूट जाता है। अब यहाँ पर अपने पिछवाड़े को तोड़ने के बाद ये चुपचाप जाकर बाथरूम में अपने पिछवाड़े को धो लेता है और धोते ही इसका पिछवाड़ा यहाँ पर चमक जाता है, मतलब कि हील हो जाता है। जिसके बाद ये यहाँ पर पोज मारते हुए बोलता है कि मेरा पिछवाड़ा यहाँ पर तुरंत ही हील हो गया। जिसके बाद ये आगे बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि पैसा सब कुछ को हील कर सकता है। फिर ये अपने फोन को निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो देखने लगता है जो कि पहले ही इसका काट कर यहाँ पर चली गई है। ये सोच रहा होता है कि कैसे ये अपने पैसे को दिखाकर अपने गर्लफ्रेंड को वापस ले लेगा। ये यहाँ पर अपनी ही दुनिया में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरा बस इंतजार करो मेरी लिटिल मेमे, मैं जल्द ही अपनी सारी प्रॉपर्टी को उनसे
ले लूंगा। जिसके बाद ये नहाते हुए गाना गाने लगता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर खुश होकर नहा ही रहा होता है कि तभी हम उसके दरवाजे को देखते हैं जहाँ पर कि कोई आ जाता है और तभी उस दरवाजे से हम देखते हैं कि एक फोन निकलता है और कोई यहाँ पर इसके नहाते हुए वीडियो बनाने लगता है। ये तो वीडियो बना ही रहा होता है लेकिन हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि भी कम नहीं होता है। ये भड़वा पता नहीं पर अलग अलग पोज बना रहा होता है जो कि देख के ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी ऐसी हरकतें करते हुए इसकी नजर भी गेट की ओर चली जाती है और ये उधर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसे भी यहाँ पर पता चल जाता है कि इसकी यहाँ पर वीडियो बनने में लगी है। तभी ये देखकर जो वीडियो बनाने वाली लड़की होती है वे भी बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं वही काले बाल वाली लड़की होती है। ये दरवाजे को खोलते हुए बोलती है कि देखो तो इस बंदे को, ये हमारे घर में आकर हमारे परमिशन के बिना इतने खुशी से नहा रहा है। मेन कैरेक्टर इसे देखकर यहाँ पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद ही अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर काम ही क्या है। देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मेरे करीब मत आना। लेकिन तभी जो वे लड़की होती है वे मेन कैरेक्टर के मुंह पे उंगली रख देती है और उसे चिपक कर शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लग गई। अब इसे अपने इतने ज्यादा सामने देखकर मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर शर्माने लगता है। ये लड़की यहाँ पर नहीं रुकती, ये जो अपने ऊपर शर्ट पहनी हुई होती है उसे भी उतारने लगती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर के ही सामने अपने पूरे शर्ट को उतार लेती है। जिसके बाद ही ये मेन कैरेक्टर को बैठाते हुए कहते हैं कि कैसा रहेगा कि हम जो करना चाहते हैं उसे कर लें। जिसके बाद ही हम यहाँ पर एक बहुत ही ऑकवर्ड से पोजीशन को देखते हैं। ये मेन कैरेक्टर के गाल को छूते हुए कहती है कि कैसा रहेगा कि मैं उस चीज में तुम्हारी मदद करूं। ऐसा कहते हुए ये अपने लिप्स को मेन कैरेक्टर के सामने ले जाने लगती है जिससे कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और ये अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने फोन को निकालती है और अपना एक फोटो ले लेती है। मतलब यहाँ पर मेन कैरेक्टर का फिर से कट गया होता है। अब हम उस फोटो को देखते हैं जो कि पीछे से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। अब जो ये फोटो होता है वे मेन कैरेक्टर को भी दिखा देती है जिससे कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने में लगी हुई हो। ये जो लड़की होती है वे अपने नौटंकी को खत्म करते हुए बोलती है तो ठीक है मेरा काम हो गया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद ये रुकती है और बोलती है कि अब से तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम पे सिर्फ मेरा हक है। मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या, पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस पर वे लड़की मेन कैरेक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये वही लड़की है ना जिसे कि तुम पसंद करते हो और जिसका कि नाम लिटिल मैम है। मैंने इसके वीचैट अकाउंट को अपने मोबाइल में ऐड कर लिया है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने मेरा फोन कब उठा लिया। जिसके बाद ये उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो। जिस पर ये कहते हैं क्योंकि तुम मेरे हो और अब से तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। मैं तुम्हें जो भी कहूँ, तुम्हें जो काम करने को कहूँ तुम्हें उसे करना होगा, वरना मैं जो तुम्हारी लिटिल मैम में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसे मैं बता दूंगी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो इसीलिए तुम यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने की तो कोशिश भी मत करना, वरना जो मैंने अभी फोटोज लिए हैं उसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास भेज दूंगी। अब ये बात जैसे ही मेन कैरेक्टर सुनता है इसे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगता है। ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर आज मेरा पहला ही दिन था लेकिन मैं एक ऐसे मुसीबत में फंस चुका हूँ जिससे कि निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी वे लड़की यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम सबसे पहले बाहर जाओ और जाकर पूरे पुल को साफ कर दो और उसे साफ करने के बाद हमारे लिए खाने की टेबल को भी लगा दो और जब तुम इतना कर लोगे तो हम लोग ने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखा है तो उसमें आ जाना। तभी जाते जाते ये फिर से रुकती है और बोलती है कि एक बात और, मेरा नाम वू मेंगलियान है और मैं इन सभी की सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा बड़ी हूँ, तो तुम यहाँ पर मुझे बिग सिस कहकर बुला सकते हो। अब इसके जाने के बाद मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जो 6 लड़कियाँ यहाँ पर रह रही है वे कितनी ज्यादा चालाक है, ये सभी की सभी तो एक फॉक्स की तरह है। तभी इतना सोचकर ये उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वे नहीं रुक रही होती है और फिर ये आगे बोलता है कि वैसे जो तुमने वेलकम पार्टी के बारे में कहा था आखिरकार तुमने उसे कहाँ पर रखा है। और फिर ये आगे अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में मुझे नहीं लगा था कि ये सभी लड़कियां मेरा यहाँ पर इंतजार कर रही थी ताकि ये सभी मेरा फायदा उठा सके। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सब पार्टी करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सभी की सभी लड़कियां यहाँ पर मौजूद होती हैं। तभी एक हरे बाल वाली लड़की मोमो के पास जाते हुए बोलती है कि बताओ आखिरकार तुम्हें वे गेम कैसा लगा। वे गेम आजकल के हैंडसम और रिच बंदे खेला करते हैं। हम यहाँ पर उस पीले बाल वाली लड़की को भी देखते हैं जिसने की मेन कैरेक्टर को कई बार कूटा होता है। ये अपने सेकंड सिस्टर से बोलती है कि क्या सच में हमें उस बंदे के लिए वेलकम पार्टी रखने की जरूरत है। तो इस पर वे सेकंड सिस्टर बोलती है कि ये हमारे घर का ट्रेडिशन रहा है तो हमें इसे आगे तक बना कर रखना चाहिए और ऊपर से हमने हमारे ओल्ड मास्टर से वादा भी किया था। हमें इनके वादे के बारे में तभी नहीं बताया जाता, शायद आगे जाके बताया जाएगा। तभी ये पीले बाल वाली लड़की आगे बोलती है कि वैसे बिग सिस आखिरकार वे बंदा कब आएगा। हम देखते हैं कि ये बिग सिस किसी और को नहीं वू मिंगलियन को कह रही होती है। तो
इस पर वो मिंगलियन कहती है कि वे बंदा बाहर गया है और उसने ये कहा है कि वे आज रात तक यहाँ पर वापस आ जाएगा, क्योंकि आज से ही वे इस घर का ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा और हमने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी है, तो इसीलिए वे हमारे लिए गिफ्ट लाने के लिए गया है। अब अचानक से हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि छोटा होता है वे दो लोगों के पास खड़ा होता है और वे दोनों आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया है और जो हमारे टेबल में ये खाना बचा हुआ है तुम उस खाने को खाना चाहते हो। ठीक है, तुम ये सब खा सकते हो, लेकिन उससे पहले जो ये मेलन जूस मैंने तुम्हारे लिए गिलास में भरा है तुम्हें उसे पीना होगा। तो इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर रोते हुए उस गिलास को उठा लेता है और बोलता है ठीक है, मैं इसे अभी के अभी पीकर खत्म करता हूँ। अब मेन कैरेक्टर इसे पीने ही वाला होता है कि तभी इसके कंधे पर एक हाथ आता है और एक बंदा आकर कहता है कि तुम इसे अकेले मत पियो, लाओ मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि वे बंदा कोई और नहीं इसका दोस्त रिटियान होता है। ये जो बंदा होता है वे पूरी बोतल को एक ही बार में गट गट कर पी जाता है। अब इसी के बाद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी होटल में कुछ गुंडे जैसे बंदे आ जाते हैं। वे वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि ओरियन ग्रुप तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हो। तो इस पर सामने वाला बंदा खड़ा होते हुए कहता है कि इससे तेरा क्या जाता है, अपने काम से काम रख चूजे ग्रीन टाइगर, तुम हमारे बिजनेस में घुसना बंद करोगे या नहीं। तो इस पर ग्रीन टाइगर का बंदा कहता है कि हम टांग अड़ाएंगे, तुम्हें जो करना है कर ले, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हमारा क्या ही उखाड़ लोगे। तो इस पर ये ओरियन गैंग का बंदा बोलता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि अब हमारे बॉस तुमसे फाइट करेंगे। और इतना कहकर ये हमारे एमजी और रिटियन को बोलते हैं कि बॉस जाइए और उन्हें सबक सिखाइए। मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर इसका दोस्त यहाँ के बॉस बन चुके होते हैं। अब आगे हम इन्हें खाने के टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है रिटियन वे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। तभी बाकी सभी कह रहे होते हैं कि जो भी इन ड्रिंक के गिलास को सबसे पहले खत्म कर देगा वही यहाँ का बॉस बनेगा। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर रिटियन ने सभी के सभी गिलास को खत्म कर दिया होता है, लेकिन जो उसके सामने वाला बंदा होता है वे यहाँ पर बेहोश हो गया होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर ने उन लड़कियों के बारे में बता दिया होता है, जिसके बाद ये अपने दोस्त को याद दिलाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वे बात अभी भी याद है जब हम दोनों एलिमेंट्री स्टूडेंट हुआ करते थे, तब तुम ड्रिंकिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और तुम्हें ड्रिंकिंग में कोई भी नहीं हरा पाता था। तो इस पर इसका दोस्त बोलता है कि हाँ, अगर वे माफिया यहाँ पर नहीं आई होती ना तो अब तक हम इस पूरे एरिया के बॉस होते। तो ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से अपनी पानी की बोतल को लेता है और एक गिलास को उठाते हुए बोलता है कि जब से हमने उस इवेंट को इनकाउंटर किया है तब से हमने एक भी बार ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया है। जिसके बाद ही एक गिलास में मिनरल वाटर को भरने लगता है और भरते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर वाइन को तो हाथ नहीं लगा सकते पर मिनरल वाटर को तो हाथ लगा सकते हैं, चलो आज हम इसे एक असली वाइन की तरह समझकर पीते हैं। अब इन बातों को सुनकर इसके दोस्त के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मेन कैरेक्टर आगे बोलता है कि पर ब्रो अब हमारी किस्मत जो है वे भी चेंज हो गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे ये पता चला है कि मैं एक अमीर फैमिली का यंग मास्टर हूँ और जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, जिसे कि मैंने इनहेरिट कर ली है, लेकिन उसे वापस पाने में मुझे थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे बंदे खड़े हैं जो कि मुझे वे प्रॉपर्टी लेने से रोक रहे हैं। वे सभी मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर बैठे हुए हैं और मैं अकेले उनसे अपनी प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस मोमेंट में मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम ही एक मेरे लास्ट उम्मीद हो जो कि मेरी प्रॉपर्टी को वापस हासिल करने में मेरी मदद कर सकता है। अब मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर जो इसका दोस्त होता है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी ये मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि यो ब्रो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? ऐसा लगता है कि तुम गरीबी के कारण पागल हो चुके हो। ये मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम इतनी जल्दी पागल नहीं हो सकते। आखिर जब तुम पागल हो जाओगे तो मेरे कपड़े को कौन धोएगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? पर मेन कैरेक्टर अभी भी कह रहा होता है कि अरे कम से कम मेरी बातों तो सही से सुन लो। लेकिन जो इसका दोस्त होता है वे मेन कैरेक्टर की बातें नहीं सुन रहा होता है। ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ कल क्या हो गया था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पागल हो गए हो? क्या किसी बंदे ने तुम्हारे सर पर मारा है? मुझे उसका नाम बताओ, मैं जाकर उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे नहीं नहीं, कम से कम मेरी बातें तो सुन लो। लेकिन ये बातें सुन ही नहीं रहा होता है, ये बस बकवास पे बकवास करता ही जा रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर इसके मुंह को पकड़ता है और बोलता है कि चुपचाप अब मेरी बातें सुनो। अब उसे बातें समझाते समझाते शाम हो जाती है और जो इसका दोस्त होता है वे सारी बातें समझ जाता है। ये बोलता है कि वो अच्छा, मैं समझ चुका हूँ, जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे वे अचानक से तुम्हारे पास आ गए और जिसके बाद अपनी पूरी की पूरी इनहेरिटेंस तुम्हें दे दी। सच में तुम कितने ज्यादा लकी बंदे हो जो कि अचानक से एकदम अमीर हो गया, मुझे भूल मत जाना।